जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 2 जनरल स्ट्रेटजी का जो 40 नंबर का जो प्रश्न होता है, तो आज हम इस सेशन में यही आप 40 नंबर का क्वेश्चन हम करवाएंगे। जो 31 से आपका 70 क्वेश्चन रहेगा, जो आपका टोटल नंबर क्या हो जाएगा, कितना क्वेश्चन हो जाएगा टोटल, तो 40। तो आज हम यही जनरल स्ट्रेटजी का क्वेश्चन करवाएंगे इस सेशन में, तो आप लोग सही से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों को मैथ का प्रश्नों को हम आपका आंसर बताते हुए चले जाएंगे, तो आप माफ़ कीजिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर दिया है बिंदु ए कॉमा सी प्लस ए इंटू, फिर दिया है ए कॉमा सी और माइनस ए कोमा सी माइनस ए से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 31 का आप देखिएगा, तो यहाँ इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि यहाँ पर दिया है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2। तो साइन का पावर 8 थीटा प्लस कॉसेक का पावर 8 थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर देखिएगा, तो एक सूत्र को आप लोग यहाँ पर याद किए होंगे, है ना, कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा का मान क्या करेंगे, तो आपका 90 डिग्री मान लेंगे, ठीक है। तो हम जा कर के क्या करेंगे, तो इस पर हम बैठाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस क्या है, कॉसेक थीटा इक्वल टू दिया है 2। तो ये इसको देखते हुए हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो उसे देखते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर हम थीटा का मान जो माने हैं, तो यहाँ पर साइन टू दी पावर 8 90 डिग्री प्लस कॉसेक टू दी पावर 8 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू, है ना, इक्वल टू। जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसका मान 1 होगा, फिर यहाँ पर कॉसेक पावर 8 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर यहाँ पर दिया है आपका क्या है, एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक 500, यानी कि एग्जाम आपका कितना का हो रहा है, 500 का। यहाँ पर फिर कह रहा है कि ए को बी से 15% क्या है, अधिक है बी से। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ए आपका क्या हो गया, ए आपका क्या है, बी, ए आपका सी, ए आपका डी। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए बी से 15% अधिक है बी से। तो एक बी को मान लेते हैं हम 100, तो एक कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा, फिर दिया है अधिक है बी सी से 15-25% अधिक है बी सी से 15% कितना अधिक। तो इसको निकालिएगा, तो यहाँ कर 100 पर यदि 15% को यहाँ पर कितना है, 25% ना, तो 25% अधिक है सी से, तो ये आपका सी कितना हो जाएगा, 80, है ना। फिर यहाँ पर फिर आगे दिया है, यदि सी डी की तुलना में 20% कम है, सी डी की तुलना में, सी जो है डी की तुलना में क्या है, 20% कम है। तो यहाँ पर इसका निकालिएगा, तो यहाँ पर 20% निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका दिया है, कह रहा है कि यदि डी को 400 अंक प्राप्त हुए तो पूर्णांक का कितना प्रतिशत ए का मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, ए का मान के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पर हम ए का प्राप्तांक इक्वल टू कितना, 400, डी को 400 अंक प्राप्त होता है, तो 400 बटा एग्जाम कितना का हुआ था, 500। किसका बारे में कह रहा है निकालने के लिए, तो ए के बारे में। तो 100 का कितना था, ए का कितना था, 115। इन सभी को काटिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 460। इसीलिए 460 होगा। तो 460 जो होगा, तो 500 का एग्जाम था,
है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 500 का x% इजकल टू 100 इजकल टू कितना है 460। इसको आप काटिएगा तो आपका कितना परसेंट आएगा 92%। ठीक है, तो चलते हैं, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर चलते हैं आगे 34 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कक्षा 9 में 6 छात्रों के लिए विज्ञान के अंकों का औसत 48 था। परिणाम घोषित होने के बाद एक छात्र के मामले में पाया गया कि अंक 45 को कितना गलती से 54 कर दिया गया था। तो सही औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा। तब से सबसे पहले आपका औसत वृद्धि योगफल में वृद्धि कितना का हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे 54 माइनस क्या कर देंगे 45। इसका जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना का अंतर हो जाएगा 9 का, लेकिन 9 का तो होगा लेकिन छात्र कितना था तो 6 छात्र था। 6 से हम क्या कर देंगे काट देंगे, तो 2 तिया 6 2 दूनी 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। इसको काटेंगे तो आपका 1.5 गुण औसत में कितना 1.5 का बढ़ोतरी हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे तो औसत में 1.5 का बढ़ोतरी जो हो गया तो हम क्या करेंगे तो 48 में से कितना था 48 ना, तो 48 में से हम क्या करेंगे 1.5 हम क्या करेंगे तो घटा देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 46.5। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन को ढूंढेंगे 46.5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर दिया है एक बैग में 3:4:5 का अनुपात में 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपये के सिक्के है। यदि सभी का कुल मूल्य 31 रुपया है तो बैग में 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितना है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है ना, यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है कि 25 पैसा, ठीक है, अनुपात 50 पैसा अनुपात 1 रुपया, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सिक्कों की संख्या हम जब लिखेंगे तो सिक्कों की संख्या लिखते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपात में कितना है 3 अनुपात, तो 25 पैसा है तो 25 तिया 75, 25 तिया 75। तो यहाँ पर क्या हो जाए सिक्कों की संख्या में कितना है 3, ये संख्या कह रहे हैं, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 5 है ना। लेकिन ये सिक्का की संख्या हो गया, लेकिन सिक्का का मूल्य यदि देखेंगे तो 25 तिया कितना हो जाएगा तो 75, 0.75। फिर यहाँ पर 25 दूना 100, यानी कि आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 पैसा का है, 50 पैसा का है ना। लेकिन यहाँ पर अनुपात में शायद हम गलती लिखे हैं, 4 है, 4 देना चाहिए था। तो 50 चुका कितना हो जाएगा 200, यानी 200 पैसा बराबर रुपया में कितना होगा 2 रुपया। फिर यहाँ पर अनुपात में लिखते हैं, फिर यहाँ पर कितना हो जाए 1 रुपया है, फिर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर जब हम इन तीनों को जब जोड़ते हैं अनुपाती संख्या, तो यहाँ पर 5 2 7 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7.75, कितना 7.75, इतना यूनिट हो गया। इतना यूनिट बराबर कितना रुपया है 31 रुपया है, कितना 31 है ना। तो फिर हम 1 यूनिट का निकालेंगे, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 1 यूनिट बराबर 31 पैसा में 31 रुपया को पैसा में बदल दिए, तो 100 से गुना किए। यहाँ इसका हम पैसा में ये पॉइंट जो पॉइंट में दिया हुआ है ना 7.75, ये पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो हटा तो यहाँ पे 00 आ गया। अब इसको हम काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना, तो आपका यहाँ पर हो गया 20 है ना। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो गया आपका 20 हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 20। फिर चलते हैं यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पर कितना है 18 है ना, ठीक से देखेंगे। फिर यहाँ पर आप 4 भागा कितना है 4 भागा, फिर यहाँ पे गुना है, फिर यहाँ पे गुना है ना, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा नीचे। फिर यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर काटेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं तो हम सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पर माइनस क्या होगा 4 होगा। फिर नीचे में क्या करेंगे,
तो 2 + 1 - 2 × 3 भागा 2 करेंगे, ठीक है। इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 18 हो गया, 4 × 12, 12 - 4 हो जाएगा ऊपर में, और नीचा में क्या होगा, 4 + 1 - 3, यहाँ पर देखिएगा तो 8 बटा कितना हो जाएगा, 2, काटेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो आपका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 4। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो 37 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसका सही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर 38 का देखिएगा, तो 38 का यहाँ पर राइट आंसर इसका आपका सी हो जाएगा, है ना, 4 वर्ष होगा। फिर आपका 39 नंबर को देखिएगा, 39 नंबर यहाँ से दिया है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में समाप्त किया गया। तो ऑप्शन ए में दिया है चेम्सफोर्ड, बी में इरविन, सी में रीडिंग, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, रीडिंग। ये रीडिंग, रॉलेट एक्ट को वायसराय रीडिंग का कार्यकाल आपका कितना था, तो यहाँ पर याद कीजिएगा 1921 से आपका 26 तक, समझ गए, है ना। लॉर्ड रीडिंग जो है 1922 ईस्वी में रॉलेट एक्ट को रद्द किया था, और रॉलेट एक्ट 1919 में क्या है, 1919 में वायसराय चेम्सफोर्ड के 1916 से 1921 के कार्यकाल में बना था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हुए, डलहौजी ने अपनी राज हड़प नीति के तहत झांसी के राज का विलय किस वर्ष किया था। ऑप्शन ए में दिया है 1856, बी में है 1854, सी में 1853, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब इसका 40 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1853। 1853 डलहौजी ने अपनी राज हड़प नीति के तहत झांसी का विलय वर्ष 1853 में किया था। झांसी 1804 से 1853 तक ब्रिटिश संरक्षित राज रहा था। 1853 में झांसी के शासक गंगाधर राव ने नेवालकर की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल डलहौजी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को राज का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, और इस साम्राज्य का विलय ब्रिटिश राज के तहत करने का घोषणा किया। दामोदर राव का वास्तविक नाम आपका आनंद राव था। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस गवर्नर जनरल को भारत में प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है विलियम बेंटिक, बी में दिया है चार्ल्स मेटकॉफ, सी में है ऑकलैंड, डी में है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका 41 का देखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस के प्रति उसकी उदार नीति के कारण उसे भारत के प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल आपका 1835 से 1800 आपका 36 क्या है 1836 तक रहा था। यही बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से याद रखिएगा 1833 ईस्वी तक था, जबकि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिक के कार्यकाल आपका 1833 से 1835 ईस्वी तक था, ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए में है 1793, बी में है 1800 ईस्वी, सी में है 1809 ईस्वी, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 42 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 1793 ईस्वी। 1793 ईस्वी बिहार और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत आपका 1793 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर कॉर्नवालिस के कार्यकाल में की गई थी। बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस का प्रथम कार्यकाल आपका सितंबर 1786 से अक्टूबर
अक्टूबर 1793 ईस्वी तक था, 93 ईस्वी तक था। जबकि उसका संक्षिप्त क्या है, जबकि उसका संक्षिप्त कार्यकाल जुलाई 1805 से अक्टूबर 1805 तक रहा था। यही अस्थायी बंदोबस्त के जनक जॉन शोर को माना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त को लागू लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रिटिश कालीन भारत के किस अधिनियम में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रावधान उपलब्ध कराया गया था। ऑप्शन ए में दिया है चार्टर अधिनियम 1833, बी में है चार्टर अधिनियम 1853, सी में है भारत शासन अधिनियम 1858, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन को देखते हुए आपका क्या करना है, सही जवाब देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1833 क्या है, चार्टर अधिनियम 1833। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर चार्टर अधिनियम 1833 को दास प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रावधान उपलब्ध कराया गया था। इस प्रथा को समाप्त कराने की दिशा में कदम उठाने के लिए गवर्नर जनरल का सुझाव दिए गए थे। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव से प्रांतों में मंत्रिपरिषद का गठन हुआ एवं प्रधानमंत्री बनाए गए। इस क्रम में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किस प्रांत के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ऑप्शन ए में दिया है संयुक्त प्रांत, बी में है बम्बई, सी में है मद्रास, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है, सही जवाब आपका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका 44 का आपका क्या होगा, 44 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मद्रास। क्या होगा, मद्रास। यहाँ पर मद्रास 1937 ईस्वी के चुनाव के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मद्रास के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। 1935 के अधिनियम, कब, तो 1935 के अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में कितना, 1937 में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में, कितना प्रांतों में, 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए। इस चुनाव में कांग्रेस को 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों मद्रास, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एवं संयुक्त प्रांत सरकार कुल 8 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से प्राप्त हुआ था। ठीक है, 1937 में 11 ब्रिटिश प्रांतों के प्रधानमंत्री थे। कौन कौन, तो बिहार, तो बिहार का यदि देखा जाए तो श्री कृष्ण जी सिंह थे, बंगाल का फजलुल हक थे, असम का सैयद मोहम्मद सादुल्ला था, और उड़ीसा का BN दास, और 5 में उत्तर पश्चिम प्रांत का डॉक्टर खान साहिब, और संयुक्त प्रांत का गोविंद बल्लभ पंत, मध्य प्रांत का NB खेरे, बम्बई के BG खेरे, मद्रास का श्री राजगोपालाचारी, सिंध का अल्लाह बख्श, और पंजाब का सिकंदर हयात खां। ये सभी 11 प्रांत के बने थे। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो युगांतर पत्र निम्न में से किसके द्वारा बंगाल के प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बरिंद्र कुमार घोष। यहाँ पर बरिंद्र कुमार घोष है ना, तो बरिंद्र कुमार के युगांतर पत्र का बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा प्रकाशित तो किया गया था, लेकिन यहाँ पर युगांतर पत्र को कितना ईस्वी में, तो 1906 में कलकत्ता में, कहाँ, कलकत्ता में इसे शुरू करने वाले बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त और अविनाश भट्टाचार्य थे। युगांतर क्रांतिकारी विचारधारा वाला समाचार पत्र था। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा वर्णित से तलवार पत्र प्रकाशित किया जाता था। हाँ, तारक नाथ दास द्वारा फ्री हिंदुस्तान पत्र प्रकाशन किया जाता था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 46, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में है सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन, बी में है सैयद अहमद बरेलवी वहाबी आंदोलन, सी में है अब्दुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन, सी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका 46 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन, है ना, ये आपका नहीं है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को आप देखिएगा तो यहाँ पर बेस्टला
निम्न में से किस ग्रह का एक प्रमुख उपग्रह है? आपका ऑप्शन ए में दिया है मंगल, बी में है बृहस्पति, सी में है शनि, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 47 का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी होगा, शनि, है ना, शनि होगा। कि बेस्ला शनि ग्रह का एक प्रमुख उपग्रह है। सर्वाधिक उपग्रह शनि ग्रह का 146 कितना है? 146। और बृहस्पति का क्या है ग्रह? 95 के पास है लगभग। शनि के ग्रह के अन्य प्रमुख उपग्रहों में टाइटन, रिया, लापेटस, टेथिस, पंडोरा आदि है। फोबोस और डिवोस मंगल ग्रह का प्रमुख ग्रह है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आप यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है आपका क्या है? तो ऑप्शन ए में है सक्रिय ज्वालामुखी, बी में है प्रसुप्त ज्वालामुखी, सी में है मृत ज्वालामुखी, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 48 का यदि देखिएगा तो आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृत ज्वालामुखी। क्या होगा? मृत ज्वालामुखी। क्या है? मृत ज्वालामुखी। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर 49 नंबर है कि केरल राज्य की सबसे लंबी सीमा निम्न में से किस राज्य के साथ मिलती है? ऑप्शन ए में दिया है महाराष्ट्र, बी में है कर्नाटक, सी में है तमिलनाडु, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिएगा तो केरल राज्य के सबसे लंबी, है ना, सबसे लंबी कौन सी सीमा रेखा मिलती है, कौन सा राज्य से? तो आपका ऑप्शन 49 का कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार भारत के राज्यों में अवरोही क्रम में किस स्थान पर है? अवरोही यानी घटते क्रम में कर रहा है। कौन क्रम में? घटते क्रम। तो यहाँ पर देखिएगा तो घटते क्रम में कौन सा है? तो घटते क्रम में देखिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 10वें स्थान पर, बी में है 11वें स्थान पर, सी में है 12वें स्थान पर, डी में है एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा तो सही जवाब आपका 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा, 12वें स्थान पर है घटते क्रम। ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा मैं बता दूँ तो क्षेत्रफल के दृष्टि से 12वें अवरोही क्रम में क्या है? 12वें स्थान पर। यानी क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में 10 में क्या है? अवरोही। 10वें स्थान पर तमिलनाडु है, 11वें स्थान पर क्या है? तेलंगाना, 12वें स्थान पर क्या है? बिहार है, 13वें स्थान पर पश्चिम बंगाल है और 14वें स्थान पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर आपका एक बात मैं बता दूँ, यदि यहाँ पर कहा जाए कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर देखिएगा तो 94,163 वर्ग किमी, है ना, 94,163 वर्ग किमी है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 2.86% है। ठीक है, वो याद रखिएगा, बहुत भिबिया है। फिर यहाँ पर आबादी की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कितना है? आपका तीसरा है। कितना है? तीसरा, ये याद रखिएगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 12वें स्थान पर। फिर आप 51 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कोलेरू झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए में दिया आंध्र प्रदेश, बी में तेलंगाना, सी में है तमिलनाडु, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, एक कोलेरू झील जो है ना, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में मीठे जल की प्राकृतिक झील है। कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं तो क्या है अगला क्वेश्चन आपका। ओडिशा राज्य की सीमा निम्न में से क्या है? ओडिशा राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए में है तेलंगाना, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है छत्तीसगढ़, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो 52 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए, तेलंगाना से नहीं मिलती है।
तेलंगाना से नहीं मिलती है, उड़ीसा राज्य तेलंगाना से नहीं मिलती है। फिर यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है गुरु डोंगमर झील किस राज्य में है? गुरु डोंगमर झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए में है मेघालय, बी में है मणिपुर, सी में है मिजोरम, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपका 53 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 53 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो है गुरु डोंगमर झील किस राज्य में आपका है? तो आप याद रखिएगा सिक्किम में है। क्या है? सिक्किम राज्य में है, सिक्किम राज्य में है। तो डोंगमर झील जो है सिक्किम राज्य में है, जो बृहद हिमालय में स्थित है। क्या है? बृहद हिमालय में स्थित है। इसका ऊंचाई यदि आपको बताया जाए तो आप याद रख लीजिएगा, इसका ऊंचाई जो है आपका 5430 मीटर, 5430 मीटर ऊंचाई है इसका, है ना। ओके, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी किस महादेश में है? कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी किस महादेश में है? ऑप्शन ए में है यूरोप, बी में है अफ्रीका, सी में है उत्तरी अमेरिका, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 54 का सही जवाब देखिएगा तो राइट आंसर आपका 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, है ना। तो फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन में आप कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी आपका कहाँ है? तो आप याद रखिएगा ये जो ज्वालामुखी है वो आपका दक्षिण अमेरिका में है, जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। याद रखिएगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है, वो याद रखिएगा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका महादेश के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित इक्वाडोर देश में स्थित है। कोटोपैक्सी दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। यदि इसका ऊंचाई यदि पूछ दिया जाए तो इसका ऊंचाई आप याद रखिएगा, है ना। इसका ऊंचाई आपका है 5897 मीटर, 5897 मीटर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन के। तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के किसे चुना गया है? ऑप्शन ए में दिया है केंजो तांगे नोमी, बी में है बालकृष्ण दोषी, सी में है रिकन यामामोटो, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? थोड़ा नाम जो है थोड़ा उलटफेर जैसा नाम है दोस्तों, माफ कीजिएगा। तो 55 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिकन यामामोटो, रिकन यामामोटो। सही जवाब क्या हो जाएगा? रिकन यामामोटो। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर तरल पानी का एक भंडार खोजा है? ऑप्शन ए है बुध, बी में है मंगल, सी में है शुक्र, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपका 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 56 का आपका मंगल पर खोजा गया है, सही जवाब मंगल हो जाएगा। फिर यहाँ पर मंगल पर खोजा गया है। फिर इसका अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिएगा तो 57 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा गया है? ऑप्शन ए में है गुजरात, बी में है ओडिशा, सी में है हिमाचल प्रदेश, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका 57 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, है ना, ओडिशा होगा। क्या होगा? ओडिशा। यहाँ पर ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट को आधारशिला रखा गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपका 3 फरवरी 2024 में हाँ पूर्वी भारत में ओडिशा के संबलपुर में तालावीरा थर्मल पावर परियोजना का चरण 1 की आधारशिला रखी है ना, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता आपका कितना रहने वाला है? 2.4 गीगावाट। क्या होगा? गीगावाट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 58 कि किसके द्वारा हर घर जल लखपति योजना शुरू की गई है? किसके द्वारा हर घर लखपति योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए में नबार्ड, बी में है SBI, सी में है IDBI, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 58 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा।
SBI, क्या होगा? SBI। फिर बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में US ओपन टेनिस 2024 पुरुष एकल का खिताब किसे जीता है? तो ऑप्शन ए में दिया है जेनिक सिनर, बी में है जेसिका पेगुला, सी में है आरियाना संभालेंका, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? 59 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेनिक सिनर। क्या होगा? जेनिक सिनर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस क्षेत्र के प्रसिद्ध शख्सियत श्याम बेनेगल का 23 सितंबर 2024 का निधन हो गया? ये कौन थे? तो ऑप्शन ए में दिया है पर्यावरणविद, और ये है फिल्म निर्माता, सी में है तबला वादक, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? 60 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, फिल्म निर्माता। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है 61 नंबर क्वेश्चन है कि डी गुकेश शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप किस देश के खिलाड़ी को हराकर बना है? ऑप्शन ए में है USA, बी में रूस, सी में चीन, डी में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका क्या होगा? तो सही जवाब आपका यहाँ पर देखिएगा, तो 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन के खिलाड़ी को। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 62, CSCT ने किस बैंक के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए में दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी में है भारतीय रिजर्व बैंक, सी में है नाबार्ड बैंक, डी में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब को ढूंढना है। तो 62 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 63, वायु पुराण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? ऑप्शन ए में है फूलों पर, पक्षियों पर, तनों पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 63 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पत्तियों पर, पौधे के पत्तियों पर या पेड़ के पत्तियों पर। यहाँ पर दिया गया है, हाँ मैं बता दूं, वायु प्रदूषण का प्रभाव पत्तियों पर तो पाया जाता ही है ना। वायु प्रदूषण में वायु में उपस्थित पार्टिकुलेट मैटर पत्तियों के रंध्रों को प्रभावित करता है। ये जो पत्तियों में जो झिल्ली टाइप का रहता है ना, उसमें उसको प्रभावित करता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन तथा प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण करने में थोड़ा दिक्कत होता है। पार्टिकुलेशन मैटर में ठोस, कण और तरल सस्पेंशन दोनों शामिल है। ठीक है, आगे बता दूं, अगला क्वेश्चन है आपका क्या है 64। तो यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ऑप्शन ए में दिया है वातावरणीय परावर्तन, बी में है पूर्ण परावर्तन, सी में है वो वातावरणीय अपवर्तन, डी में दिया है इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका 64 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, वातावरणीय आवर्तन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? ऑप्शन ए में बढ़ता है, बी में घटता है, सी में वही बना रहता है, डी में एक से अधिक रहता होगा, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 65 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन ना 65 में देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका कोई नहीं दबाव के बढ़ने पर किसी पदार्थ का उबाल बिंदु क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आप याद रखिएगा, क्या है? बढ़ता है। फिर यहाँ पर उबाल बिंदु का क्वथनांक दाब के समानुपाती होता है। फिर यहाँ पर पृथ्वी की ऊंचाई पर जाने पर दाब का मान क्या होने लगता है? घटने लगता है। क्या होने लगता है? घटने लगता है, जिसके कारण क्वथनांक का मान घटता है। पृथ्वी की ऊंचाई के बढ़ने पर सघनता में कमी आती है, जिससे जल के क्वथनांक का मान घटता है। दाब के बढ़ाने से गलनांक का मान घटता है। द्रव में अशुद्धियों के मिलाने पर क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। याद रखिएगा, क्या होता है? बढ़ जाता है अशुद्धियों के मिलाने से। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा, तो अलग अलग द्रव
मान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? ऑप्शन ए में है किसी भी क्षण एक ही वेग से होगा, बी में है अलग अलग त्वरण होगा, सी में है उनके जरूरत में परिवर्तन होगा, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? सही जवाब आपका 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व खाली स्थान है और अंतिम ज्ञात तत्व खाली स्थान है। तो आपका क्या होगा? हाइड्रोजन थोरियम, बी में है हाइड्रोजन जर्कोनियम, सी में है हीलियम जर्कोनियम, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 67 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, हाइड्रोजन और थोरियम। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइंस का क्वेश्चन है। यदि ये सेशन आप लोग का अच्छा लगे तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? ऑप्शन ए में दिया है जीवाणु और कारक कवक, बी में है प्रोटोजुआ और लाइकेन, सी में है शैवाल और प्रोटोजुआ, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 68 का सही जवाब आपका ए हो जाएगा। क्या होगा? ए, जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक जीव समूह पर्यावरण का स्वच्छ रखने में सहायक होता है। जीवाणु मृत्युपजीवी हैं। जीवाणु क्या है? मृत्युपजीवी है। यह मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। आप देखे हुएगा, पढ़े हुएगा आप, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस याद रखिएगा। फिर यहाँ पर आपका है अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 69 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है? ऑप्शन ए में है ट्रैकिया, बी में है उपास्थि के छल्य, सी में है स्पाइन, डी में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, उपास्थि के छल्य। फिर आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा को हो सकती है, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा हो सकती है। ऑप्शन ए में है परिमित, बी में है शून्य, सी में है ऋणात्मक, डी में है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका 70 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसी पदार्थ की जब विशिष्ट ऊष्मा हो सकती है तो परिमित, शून्य एवं ऋणात्मक। ये आपका क्या होगा? परिमित, शून्य और ऋणात्मक। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। तो आप लोग का ए सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और अधिक से अधिक दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले सेट को लेकर के आते हैं कल, है ना। कल का सेट रहेगा आपका सेट नंबर 4। तब तक के लिए जय।